हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। तो और बताओ कैसे हालचाल, कैसा रहा आपका आज का दिन। और अगर अभी अभी सो के उठे हो तो कल का दिन कमेंट्स में बताओ। मुझे कमेंट्स पढ़ने का है, पढ़ लिया करते हैं हम कमेंट्स भी, ऐसी कोई बात नहीं है। रिप्लाई भी करते हैं कमेंट्स का, हार्ट भी करते हैं कमेंट्स को। तो 7 स्टोरीज इन 15 डेज चैलेंज के आज 15वें दिन की 7वीं स्टोरी लेके मैं फिर से हाजिर हो चुकी हूँ। और जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मैंने सस्पेंस पहले रिवील कर दिया स्टोरी नंबर 6 में कि ये सारी स्टोरीज आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन इन डॉट्स को कैसे ज्वाइन करना है वो हम इस वाले वीडियो में देखेंगे। यानी कि इस वाली स्टोरी में हम वो सारी डॉट्स को आपस में कनेक्ट करेंगे और सबसे बड़ी बात हम सीक्वेंस देखेंगे कि एक्चुअली में ये सारी स्टोरीज किस सीक्वेंस में थी। तो चलो लेट्स स्टार्ट। तो सीक्वेंस तो मैं कहीं ना कहीं स्क्रीन पे मिल गया होगा। अब मैं बताती हूँ स्टोरीज कैसे चल रही थी। तो हमारी पहली स्टोरी है स्टोरी नंबर 4। मतलब इस पूरे कंसेप्ट की बिगनिंग है स्टोरी नंबर 4। स्टोरी नंबर 1 नहीं है, स्टोरी नंबर 4 है इस कंसेप्ट की बिगनिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात करी है थॉमस न्यूकमैन की। थॉमस न्यूकमैन एक आयरन मॉन्गर थे। अपने आसपास देखते थे कि टिन की खाने हैं, टिन की माइंस हैं, लोग खोद रहे हैं और बाढ़ आती थी जिसमें कि लोग डूब जाया करते थे। पानी कैसे निकाला जाए, पानी निकालने के लिए उन्होंने एक बनाया स्टीम इंजन, वाटर पंप, यानी कि स्टीम इंजन बनाया उन्होंने। अब ये स्टीम इंजन बन गया, लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया। फिर बहुत सालों बाद ये स्टीम इंजन में गड़बड़ तो आती रहती थी। एक दूसरा कोई एक साइंटिस्ट था जिसको कि हम अब साइंटिस्ट बोलते हैं, तो उसका काम था ये सारी चीजों को रिपेयर करने का। उसको रिपेयर करने के लिए एक स्टीम इंजन पकड़ाया गया। यहां से हम मूव करें स्टोरी नंबर 9 पे। तो स्टोरी नंबर 9 यानी कि जेम्स वॉट को ये स्टीम इंजन दिया गया था रिपेयर करने के लिए। कौन सा स्टीम इंजन? जो थॉमस न्यूकमैन ने बनाया था। यानी कि स्टोरी नंबर 10 से स्टोरी नंबर 9 पे हम मूव कर चुके हैं। तो जेम्स वॉट ने ये स्टीम इंजन ठीक करने के लिए कुछ अपने पैतरे आजमाए, पैतरे काम कर गए, काफी अच्छा स्टीम इंजन बन गया। अब वो स्टीम इंजन इतना अच्छा बन गया कि जेम्स वॉट ने मैथ्यू बोल्टन के साथ मिलके पार्टनरशिप में एक कंपनी खोल ली। ये कंपनी खोलने के बाद से ही मैंने बोला था, इसीलिए मैंने बोला था कि जेम्स वॉट इज मोर ऑफ अ बिजनेसमैन। वो ज्यादा तो एक बिजनेसमैन ही थे, मतलब साइंटिस्ट तो पता नहीं क्यों ही बोलते हैं, वो थे तो बिजनेसमैन। ठीक है, अब ये बिजनेसमैन जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन दोनों की काफी अच्छी दोस्ती थी। उसके बाद स्टोरी में अगला इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जोसेफ प्रिस्ली ने। जोसेफ प्रिस्ली ने क्या किया था, उन्होंने ऑक्सीजन डिस्कवर करी थी, बहुत सारी गैसेस डिस्कवर करी थी। नाइट्रस ऑक्साइड भी उन्होंने डिस्कवर की थी। नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस। यहाँ पे हम कहा मूव कर चुके हैं स्टोरी नंबर 6 पे। तो स्टोरी नंबर 6 में हमने ये देखा था कि नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस इसको अभी नहीं बोल रहे। लाफिंग गैस कब बोलेंगे? जब हम्फ्री डेवी फाइनली इसको डिस्कवर कर लेगा कि ये एक लाफिंग गैस है। तो नाइट्रस ऑक्साइड डिस्कवर करी थी, उसके अलावा ऑक्सीजन भी डिस्कवर करी थी जोसेफ प्रिस्ली ने। अब ये ऑक्सीजन की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमें पता चलता है स्टोरी नंबर 5 में। तो स्टोरी नंबर 5, जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था कि ये एक लिंक है स्टोरी नंबर 2 और स्टोरी नंबर 3 के बीच में। तो वो लिंक ऐसे है। तो स्टोरी नंबर 5 में हमें सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने किसी स्टोरी में मेंशन नहीं करी है वो था ल्यूनर सोसाइटी। ल्यूनर सोसाइटी में मैथ्यू बोल्टन, जेम्स वॉट, इरास्मस डार्विन थे चार्ल्स डार्विन के दादा, और हमारे बेडिस और जोसेफ प्रिस्ले और भी कई सारे लोग थे। ये सारे आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। और जब बहुत ही नेचुरल सी बात है, जब पापा के इतने सारे दोस्त हैं, यानी कि जेम्स वॉट के इतने सारे दोस्त हैं, तो पापा के बेटे के यानी कि ग्रेगरी वॉट के भी ये सारे अंकल बन गए। तो ग्रेगरी वॉट भी इन सबको जानता ही था। ग्रेगरी वॉट कौन? जेम्स वॉट के बेटे। अब
बात ये थी कि बेडिस को एक न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट बनाना था। इस न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट में था ये कि उनको काम करना था गैसेस पे, हवाओं पे, एयर्स पे, गैसेस पे। अब गैसेस पे काम करने के लिए भाई खतरनाक हो सकती है लोगों के लिए, तो कैसे कन्वेंस किया जाए? कन्वेंस करने के लिए बेडिस के पास एक बहुत अच्छा दोस्त था। कौन? जोसेफ प्रिस्ली। जोसेफ प्रिस्ली ने क्योंकि ऑक्सीजन के बारे में बताया था, तो बेडिस ने वही कॉन्सेप्ट यूज किया और उसने लोगों को ये बताया कि बताओ ऑक्सीजन इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तुम्हें कैसे पता चलता अगर हमने एक न्यूमेटिक चैम्बर नहीं बनाया होता। न्यूमेटिक चैम्बर मैंने जो बताया था ना कि ऐसे एक चैम्बर था, उसके अंदर एक पौधा रख दिया था, एक जलती हुई मोमबत्ती रख दी थी, तो ये पूरा जो ये चैम्बर बना, इसी वजह से तो हमको ये चीज पता चली ना। तो वही सेम कॉन्सेप्ट बेडिस चाहता था कि वो एक पूरा एक इंस्टीट्यूट बनाए और उस इंस्टीट्यूट में लोग आके गैसेस वाले एक्सपेरिमेंट्स करें। प्रिस्ली के उस ऑक्सीजन डिस्कवर करने की वजह से यहाँ पे बेडिस को ये फायदा हो गया। प्रिस्ली की डिस्कवर की हुई एक गैस नाइट्रस ऑक्साइड पे काम करने लगा था डेवी। डेवी थोड़ा सा बड़ा हो गया था, इन सब एक्सपेरिमेंट्स पे काम करने लगा था। ये अभी भी हम स्टोरी 5 पे चल रहे हैं। तो डेवी ने जब नाइट्रस ऑक्साइड पे काम करना शुरू किया, पहली बार उन्होंने इनहेल किया इस गैस को, और जब उनका वो हंसना शुरू हो गया, पैर थपथपाने शुरू कर दिए और मतलब एकदम जैसे ड्रग्स में नशे में खो जाते हैं, हवा में उड़ने लगते हैं, ऐसा लगता है। तो वो वाला सीन उनके साथ होने लगा। तो डेवी को और ज्यादा एक्साइटमेंट हुई जानने की ये सब चीजों के बारे में। और उसी वक्त ग्रेगरी वॉट की तबीयत थी थोड़ी सी खराब। डेवी ग्रेगरी वॉट से मिलने गए तो भाई अब दोस्त थे, तो दोस्तों ने बातों बातों में ये सब बातें करी। डेवी ने बताया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे मैं तो नाइट्रस ऑक्साइड पे वर्क कर रहा हूँ, ये चीज है। तो ग्रेगरी वॉट ने किससे मिलवा दिया डेवी को? अपने पापा से, यानी कि जेम्स वॉट से। और उसने कहा जैसे चैम्बर तुम चाहते हो वैसा मेरे पापा बना सकते हैं। तो जेम्स वॉट और मैथ्यू बोल्टन ने मिलके उस चैम्बर का कंस्ट्रक्शन करवा दिया। बेडिस का न्यूमेटिक इंस्टीट्यूट पहले से था ही, तो डेवी ने इन सब की दोस्ती से, अपनी दोस्ती से मिलकर एक बहुत ही नया कॉन्सेप्ट लाया। नाइट्रस ऑक्साइड सबने स्मेल करके देखी, सबने इनहेल करके देखी, सबको बड़े मजे आए। पर डेवी ने उसके बाद इस पे जो कि उसको करना चाहिए था, उसको थोड़ा सा और काम करना चाहिए था नाइट्रस ऑक्साइड पे, पर उसने नहीं किया। क्योंकि रॉयल इंस्टीट्यूशन, भाई सब चीजों से ऊपर, रॉयल इंस्टीट्यूशन में उसको लेक्चरर बनने का मौका मिल रहा था, वो अलग ही हवा में था। उसने नाइट्रस ऑक्साइड को ऑब्वियसली इनहेल करना नहीं छोड़ा था, वो भी मैंने बता दिया था स्टोरी नंबर 5 में कि उसने नाइट्रस ऑक्साइड को इनहेल करना नहीं छोड़ा था, लेकिन अब उसने उस पर काम करना छोड़ दिया था। अब हम कहाँ मूव करें? स्टोरी नंबर 2 पे। स्टोरी नंबर 2 में ये हुआ था, देवी के गर्दन में दर्द नहीं था, वो मैंने गलती से बोल दिया था। तो देवी के दांत में दर्द था और उसने गैस इनहेल करी तो उसको दांत में दर्द फील होना बंद हो गया। तो वहां से देवी चाहता अगर तो वो एनेस्थीसिया भी बना सकता था, एनेस्थीसिया तब भी डिस्कवर हो सकता था, पर वो नहीं हो पाया। इन सब चीजों के बाद जब देवी ने सारा काम छोड़ दिया, वो रॉयल इंस्टीट्यूशन में जाकर के पढ़ाने लगा, लेक्चरर बन गया तो उसने पोटेशियम वोल्केनो के बारे में बताया। वो जो मैंने दिखाया था कि मतलब ऐसे पूरा वोल्केनो बनाया था, तो वो एकदम से ब्लास्ट हो गया था। वो एक्चुअली पोटेशियम की वजह से नहीं होता है, अभी हमें पता है कि ज्वालामुखी में बहुत सारी चीजें होती है। और उसी वाले लेक्चर में एक स्टूडेंट था माइकल फेराडे। यहाँ से हम फाइनली स्टोरी के एंड पे मूव करते हैं, और स्टोरी की एंड वाज एक्चुअली बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। स्टोरीज का ये जो चैलेंज था, ये 7 स्टोरीज इन 15 डेज चैलेंज का जो बिगिनिंग था, यानी कि स्टोरी नंबर 1 थी, दैट वाज द एंडिंग ऑफ दिस स्टोरी। माइकल फेराडे का मैंने एक पीछे का एस्पेक्ट तुम्हें बताया हुआ है कि हाँ भाई किस तरह का उनका बैकग्राउंड था, क्या क्या चीजें थी। हम्फ्री डेवी के लेक्चर में जाने के लिए माइकल फेराडे को एक टिकट मिल गया था। अब वो जब उस लेक्चर में गया तो उसने वो 300 पेजेस के नोट्स लिखे। वो नोट्स लिख करके उसने हम्फ्री डेवी को भेज दिया। डेवी के पास क्योंकि टाइम नहीं था तो उसने वो चीज नहीं पढ़ी, पर जब जैसे भी उसको टाइम मिला तो उसने वो सारी चीजें पढ़ी। और जब उसने वो नोट्स पढ़े, उस वक्त डेवी की एक आंख टेम्परेरीली इंजर्ड थी, मतलब एक आंख से वो देख ही नहीं सकता था। उसने ये कब किया था, वो भी एक्सपेरिमेंट मैंने तुम्हें बताया है, आयोडाइड वाला जो एक्सपेरिमेंट था। तो क्या हुआ,
इस वजह से उसने माइकल फेराडे को बुलाया कि हाँ भाई ये लड़का है, ये मेरे नोट्स लिख देगा। माइकल फेराडे ने नोट्स लिखना शुरू कर दिया। साथ में क्या हुआ मेरे को एग्जैक्टली तो नहीं पता, लेकिन हाँ हम्फ्री डेवी का जो लैब असिस्टेंट था उसने कुछ गड़बड़ करी थी, इस वजह से उसको निकाल दिया गया था। डेवी ने माइकल फेराडे को अपना असिस्टेंट बना लिया। डेवी ने माइकल फेराडे को आगे बढ़ने ही नहीं दिया। माइकल फेराडे का जो वो पेपर था, उन्होंने इवन ये भी कहा था कि इस पेपर को वापस ले, और वापस ले तो ले, पर माइकल फेराडे ने फिर भी वो पेपर वापस नहीं लिया था। उसने कहा कि नहीं, अब तो मैंने पेपर पब्लिश कर दिया है, अब मैं इसको वापस नहीं लूंगा, तुम्हें जो करना है कर लो। डेवी ने उस पर कई सारे लीगली बहुत सारी चीजों का आरोप भी लगाया था, प्लैगियरिज्म का लगाया था कि हाँ इसने प्लैगियराइज किया है, ये साइंटिस्ट है, ये साइंटिस्ट है, क्योंकि रॉयल सोसाइटी में था वो, तो उसकी काफी दोस्ती वोस्ती थी। डेवी को और ज्यादा गुस्सा आया, उसने कहा कि माइकल फेराडे को ये इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट से हटाई दो। तो यहाँ पे अभी हम स्टोरी नंबर 1 की एंड पे हैं। तो स्टोरी नंबर 1 के एंड में फाइनली यही हुआ था कि फेराडे ने कहा था कि नहीं, मैं फिर भी पेपर वापस नहीं लूंगा। हम्फ्री डेवी ने फेराडे को वहां से हटा के ऑप्टिक्स में भेजा, पर फाइनली हम्फ्री डेवी की डेथ हुई, और हम्फ्री डेवी की डेथ के बाद माइकल फेराडे को जबरदस्ती ऑप्टिक्स में भेजने वाला कोई नहीं था। फेराडे ने फिर अपनी इलेक्ट्रिसिटी पे रिसर्च कंटिन्यू करी। तो बस यहीं तक की थी ये कहानी। इस तरह से जुड़ रही थी ये सारी कहानियां। इन सारी स्टोरीज का मोटिव यही था, ये दिखाना कि साइंटिफिक फील्ड में केवल दुश्मनी, जेलेसी वगैरह नहीं होती है, फ्रेंडशिप भी होती है, और फ्रेंडशिप की वजह से भी लोग आगे बढ़े हैं। तो फिर काफी मजा आया इन 15 दिनों में, काफी कुछ नया सीखने को मिला। 10th एपिसोड के बाद हमारा वो वाला वीडियो भी आया, चैनल इंट्रो वीडियो, अगर नहीं देखा तो वो भी जाके देख के आना। गेम्स काफी सारे नए नए खेले मैंने। तो बेसिकली प्रेशर मुझ पे था कि मेरे को ये स्टोरीज बहुत जल्दी जल्दी निकालनी है, पर प्रेशर तुम पे नहीं था कि ये स्टोरीज बहुत जल्दी जल्दी सुननी है, तो इसलिए तुम लोगों ने जल्दी जल्दी नहीं सुनी है ये स्टोरीज। अब आराम से मैं एक हफ्ते तक कोई वीडियो नहीं डाल रही, ठीक है, एक हफ्ते तक आराम से पूरी सारी स्टोरीज बैठ करके सुनना है। और जो मैंने चैनल इंट्रो वीडियो बनाया था उसके कुछ बिहाइंड दी सीन्स हैं, कि मतलब कुछ चीजें थी जो कि मैंने चैनल इंट्रो वीडियो में नहीं बोली थी, पर वो बिहाइंड दी सीन्स में है, और कुछ गड़बड़ घोटाला जो भी मैंने किया था, तो वो बिहाइंड द सीन्स वीडियो आज क्या है, थर्सडे है ना, तो नेक्स्ट थर्सडे को 9 to 12 के बीच में रात को डाल देंगे। और उसके बाद सैटरडे से हम अपना नॉर्मल जो साइंटिस्टों की स्टोरियां चला रहे हैं वो चलाएंगे। उसके बाद जो सैटरडे होने वाला है, उस सैटरडे में क्या हमारी साइंटिस्टों की स्टोरी यहाँ ही कंटिन्यू होती है या फिर कुछ और बड़ा आ जाता है, क्योंकि 48 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और थैंक यू सो मच यार, मेरे को ऐसे रिस्पॉन्स की उम्मीद नहीं थी। ये जो डेवी का जो ये नशा था नाइट्रस ऑक्साइड वाला, इस नशे के बारे में भी तुम और जान सकते हो। बहुत ही सही नशा है, तुम्हारे जो वो ड्रग्स और अल्कोहल और इन सब नशों के कंपैरिजन में बहुत सही नशा है नाइट्रस ऑक्साइड का। उसको पढ़ने का, ठीक है, उसके बारे में जानने का। अति हर चीज की बुरी होती है, ठीक है ना। बाय बाय, राम राम, खुदा हाफिज, रब रखा, and see you in the next video. जो तू नशा तो होने दे मुझे, बेहया मैं होना चाहूँ। जो लापता तो होने दे मुझे, रोकना ये इल्तिजा। जो तू नशा तो होने दे मुझे, बेहया मैं होना चाहूँ। लापता तो होने दे मुझे, रोकना ये इल्तिजा।